हेलो फ्रेंड्स, आई एम वीर कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। रेनेसा स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी ग्रुप्स। जो लिटरेरी ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आज हमारे वीडियो में आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द कैरोलिन पोइट्स, जो एक ग्रुप है, पोइट्स का एक ग्रुप है। तो हम किसको सबसे पहले द कैरोलिन पोइट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो द कैरोलिन पोइट्स के बारे में समझ लेते हैं कि देखिए, कैरोलिन पोइट्स एक कैरोलिन एज के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अवधि, जिसकी टाइमिंग थी 1625 से 1649 तक, ठीक है। 1625 से 1649 तक जो कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। इस एज में पोइट्स जो थे वो लिखा करते थे, और उसी समय के पोइट्स को द कैरोलिन पोइट्स कहा जाता है। तो पॉइंट फर्स्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। द कैरोलिन पोइट्स आर इंक्लूडेड ऑल दोज वर्सेस राइटर्स। इस बात को समझना है। हुज वर्क अपीयर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, although they wrote during the Commonwealth also and kept in writing even during the Restoration period। देखिए, होता है कि कैरोलिन पोइट्स जो थे, जो ऑल दोज वर्स राइटर्स, जो कविता लिखते थे, जितने भी कविता मतलब कवि थे, कैरोलिन पोइट्स आर इंक्लूडेड, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है जो कवि थे। हुज वर्क अपीयर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, मतलब चार्ल्स फर्स्ट के समय में जो कविताएं किया करते थे, कविताएं लिखा करते थे, वो कैरोलिन पोइट्स कहलाए। हालांकि अल्दो दे रोट, हालांकि इनके वर्क, जो इनका लेखन कार्य था, वो यहीं तक सीमित नहीं था। कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन पीरियड तक इनके वर्क लिखे गए। कैरोलिन पोइट्स अपना कार्य, लेखन कार्य करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ देम वर सेकुलर पोइट्स। और इन सभी जो कैरोलिन पोइट्स थे, इसमें कुछ जो पोइट्स थे वो सेकुलर पोइट्स होते थे, और कुछ रिलीजियस पोइट्स कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट, सेकुलर पोइट्स में रॉबर्ट हैरिक इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हैरिक जो सेकुलर पोइट्स थे, और इसके साथ साथ रोट बोथ सेकुलर एंड रिलीजियस, इन्होंने रिलीजियस पोइट्री भी लिखी। मतलब ये दोनों तरह की पोइट्री लिखा करते थे, सेकुलर एंड रिलीजियस पोइट्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस पोइट्स रॉबर्ट हैरिक। अब देखिए, जिस तरह से ऊपर देख सकते हो, सेकुलर पोइट्स में ये दोनों पोइट्री लिखी हैं, सेकुलर भी रिलीजियस भी, ठीक है। तो रिलीजियस पोइट्स में भी इनको हम काउंट करेंगे। तो रॉबर्ट हैरिक जो क्या थे, दोनों थे, मतलब सेकुलर पोइट्स भी थे और रिलीजियस पोइट्स भी थे। बट ओनली रिलीजियस पोइट्स जो थे, जॉर्ज हर्बर्ट, क्रेसा एंड वागन, ये जो राइटर थे जो रिलीजियस पोइट्री लिखा करते थे। नेक्स्ट, द कैवलियर पोइट्स, ये ग्रुप है, द कैवलियर पोइट्स के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रुप में हम पॉइंट फर्स्ट को देखते हैं। सम ऑफ देम कैरोलिन पोइट्स वर नोन एज कैवलियर। देखिए, जो कैरोलिन पोइट्स थे, जो कैरोलिन पोइट्स चार्ल्स फर्स्ट के जो समय में जो अपनी पोइट्री लिखा करते थे, उनमें से कुछ पोइट्स जो थे वो कैवलियर पोइट्स कहलाए। सम ऑफ देम कैरोलिन, मतलब उन्हीं में से कुछ पोइट्स जो थे वो कैवलियर पोइट्स कहलाए। दीज वर द लॉयलिस्ट हु हैड फ्लेड टू फ्रांस with the Charles II during the reign of Cromwell and returned with him in 1660 when the monarchy was restored in England। अब क्या होता है कि जो कैरोलिन पोइट्स जो थे, उसमें से कुछ पोइट्स जो थे वो कैवलियर पोइट्स कहलाए। अब ये पोइट्स कौन से थे? ये पोइट्स जो चार्ल्स सेकेंड के साथ फ्रांस चले गए थे। उस समय शासन सत्ता किसकी थी? क्रॉमवेल की। क्रॉमवेल के शासनकाल में ये चार्ल्स सेकेंड के साथ फ्रांस भाग गए थे,
ठीक है। उसके बाद पुनः ये 1660 में, जो 1660 में 1660 में ये सभी जो पोइट्स जो थे चार्ल्स सेकेंड के साथ फिर वापस आए इंग्लैंड में। मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड, जब जाके फिर क्या था, फिर राजतंत्र जो राज सत्ता थी स्थापित हुई थी 1660 में इंग्लैंड में। फिर उसी समय में ये पोइट्स जो थे चार्ल्स सेकेंड के साथ फिर वापस आ गए थे। तो ये सभी के सभी कौन से, द कैवलियर पोइट्स कहलाए। दे वर मोस्टली सेकुलर पोइट्स, और इसमें जो कैवलियर पोइट्स जो थे वो सेकुलर पोइट्स थे मोस्टली। कौन से थे, सेकुलर पोइट्स थे, जिसमें थॉमस कैरी, जॉन सकलिंग, मिसप्रिंट है थोड़ा, जॉन सकलिंग एंड रिचर्ड लवलेस। ठीक है, ये जो 3 पोइट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, जिन्होंने जो कैवलियर पोइट्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। ठीक है। 4th जो है एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में एंड्रयू मार्वेल को भी काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, किया जाता है, क्योंकि इन्होंने भी चार्ल्स सेकेंड के समय में ही लिखा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग प्राइमली कोर्टली लव। ये जो पोइट्स जो कैवलियर पोइट्स जो थे, इनकी जो पोइट्री होती थी वो कोर्टली लव पर आधारित होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट जो लिटरेरी ग्रुप है वो है मेटाफिजिकल पोइट्स का। किसका, मेटाफिजिकल पोइट्स का। अब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है, इट इज़ अ टर्म क्वाइंड बाय द पोइट। ये जो टर्म है वो किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था, क्रिटिक, पोइट एंड क्रिटिक थे, जिनका नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्या था नाम, सैमुअल जॉनसन, एक पोइट और क्रिटिक के नाम, क्रिटिक भी थे जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन्होंने इस मेटाफिजिकल पोइट्री का जो है क्वाइंड किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बट जॉन डन वॉज द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जो जॉन डन को लीडर माना जाता है, इसको पॉपुलराइज जो किया गया था वो किसके द्वारा, जॉन डन के द्वारा किया गया था। तो लीडर के रूप में किसको हम मानेंगे, जॉन डन को मानेंगे। ठीक है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट पॉइंट है, द अदर पोइट्स वर, मतलब इसके अलावा भी पोइट्स जो थे महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट पोइट्स थे, अब्राहम काउले थे, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेसा, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वागन एंड रॉबर्ट साउथवेल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर पोइट्री वॉज मार्क्ड विद ऑब्सक्योरिटी। देखिए इस तरीके का यहाँ पर जो थोड़ा अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड, तो ये इस समय की जो मेटाफिजिकल जो पोइट्री जो लिखी जाती थी वो क्या था, उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता था वो क्या था, ऑब्सक्योरिटी होता था। क्या होता, ऑब्सक्योरिटी, जिसमें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देख सकते हैं, जिसमें कंसीट है, फार-फेच्ड इमेजेस हैं, ठीक है, अफेक्शन है एंड हाइपरबोली। ओके। नेक्स्ट जो लिटरेरी ग्रुप है वो हमारा लेक पोइट्स से है। ठीक है, लेक पोइट्स देख लेते हैं। इट वॉज ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोइट्स। ये जो ग्रुप, जो लेक पोइट्स का ग्रुप था वो रोमांटिक पोइट्स से रिलेटेड है। ठीक है, रोमांटिक पोइट का ग्रुप था। ठीक है, उससे रिलेटेड है। फ्रॉम द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट, और जो कहाँ, लेक डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे। हु रोट अबाउट नेचर एंड द सबलाइम, और जिनके जो लेख थे, जिनकी जो पोइट्री हुआ करती थी वो किस पर, नेचर एंड सबलाइम पर होती थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑथर्स वर। अब इसके जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे, जो पोइट्स थे, ठीक है, वो कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउथे। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रे एंड कॉलिंस। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रखना है। ग्रे एंड कॉलिंस आर कॉल्ड प्रीडिसेसर ऑफ रोमांटिक एज। जो ग्रे और कॉलिन हैं, इनको प्रीडिसेसर ऑफ रोमांटिक एज का कहा जाता है, या कह सकते हैं प्री रोमांटिक पोइट्स के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। ये जो ग्रुप है, ये जो द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, ये जो ग्रुप है इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट कहते हैं, द प्री रेफेलाइट वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट्स। देखिए द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड होता है ना, आगे चलकर ये क्या होता है, द
प्री रेफलाइट्स के नाम से जाना लगता है, ठीक है, जाना जाता है। जिसमें क्या था, ये ग्रुप जो था ऑफ इंग्लिश पोइट्स, कैसा, इंग्लिश पोइट्स का, पेंटर्स और क्रिटिक, इस ग्रुप में क्या होते थे, पोइट्स थे, पेंटर्स थे एंड क्रिटिक्स थे, जो फाउंडेड इन 1848, जो 1848 में फाउंड किया गया, किसके द्वारा, विलियम हॉलमैन हंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्री रेफलाइट्स ग्रुप ऑफ पोइट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय जॉन एवरेट मिलियस, मॉरिस एंड डीजी रोसेटी। देखिए, इसके जो मुख्य जो अन्य जो अदर थ्री जो रिप्रेजेंट करते हैं इस एज को या इस ग्रुप को, तो वो क्या थे, मिलियास थे, मॉरिस थे एंड डीजी रोसेटी थे, हंट के अलावा भी। द प्री रेफलाइट्स बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट सेक। देखिए, जो दो प्री रेफलाइट्स जो ग्रुप थे या ये ग्रुप के लोग थे, ये विश्वास रखते थे कि इस पे आर्ट फॉर आर्ट सेक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, दे वर 7 मेंबर्स इन दिस ग्रुप। अब इस ग्रुप में कितने, 7 मेंबर्स थे टोटल। एंड नेक्स्ट, दे बिलीव्ड द क्लासिकल पॉजेज एंड एलिजेंट कंपोजिशन ऑफ राफेल। और इनका जो लेखन वर्क, जो लेखन कार्य था, ये विश्वास रखते थे क्लासिकल नया पॉजेज, मतलब एक सरल तरीके से और एक नवीनीकरण तरीके से, ठीक है, जो पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नया लिखें, ऐसी चीज़ों पर वो विश्वास रखते थे, ठीक है। द डिकेडेंट्स में देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द पोइट्स ऑफ द लास्ट डिकेड, जो लास्ट दशक ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी का जो लास्ट दशक था, ठीक है, और उस लास्ट दशक के जो पोइट्स थे, ऑल्सो नोन द नॉटी 90s, इनको और किस नाम से जाना जाता है, नॉटी 90s के नाम से जाना जाता है। मतलब द डिकेडेंट्स को नॉटी 90s के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वर कॉल्ड द डिकेडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल बिलोंग टू द एस्थेटिक मूवमेंट। और ये जो सभी के सभी पोइट्स जो थे, किस पे संबंधित थे, एस्थेटिक मूवमेंट से। नेक्स्ट, चीफ ऑफ देम वर, इसमें जो मुख्य जो पोइट्स जो थे डिकेडेंट्स में, ये क्या थे, वाल्टर पाटर थे, ऑस्कर वाइल्ड थे एंड जे साइमंड्स। ओके, नेक्स्ट, द 20th सेंचुरी। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द पोइट्री ऑफ द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब ये हुआ 20th सेंचुरी के जो शुरुआती वर्ष थे, इज कॉल्ड जॉर्जियन पोइट्री। भाई, इसके जो 20th सेंचुरी के जो शुरुआत के जो वर्ष थे, वो उसको किस नाम से जाना जाता है, जॉर्जियन पोइट्री के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इट इज़ अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट। अब देखिए, ये इस समय की जो 20th सेंचुरी की जो पोइट्री है ना, वो क्या करती है, रिवोल्ट अगेंस्ट, है ना, द पोइट्री ऑफ प्री रेफलाइट्स एंड द डिकेडेंट्स। इन सब की आलोचना करता है, मतलब इसके विरुद्ध लिखता है। 20th सेंचुरी जो जॉर्जियन पोइट्री है, वो क्या करती है, द प्री रेफलाइट्स एंड द डिकेडेंट्स हैं, इनके विरुद्ध लिखती है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके जो लेखन का जो तरीका था, इनसे बिल्कुल अलग है, इनके बिल्कुल विपरीत लिखते हैं इस समय के जो पोइट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज एक्सपेरिमेंटल। आप देखिए, ये एज जो थी एक्सपेरिमेंटल थी, प्रयोग का समय था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रयोग के समय में इन्होंने इस तरह की पोइट्री लिखी है जिसमें कह सकते हैं कि इट वॉज एक्सपेरिमेंटल। जो एक्सप्रेशनिज्म है, इमेजिज्म है, सिम्बोलिज्म है ना, सिम्बोलिज्म है एंड सरेलिज्म बिकेम सम ऑफ इनोवेशन ऑफ द पोइट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। अब इन्होंने क्या किया था कि इस समय में मतलब कह सकते हैं 20th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंटल एज के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। और इन्होंने क्या था, जो इम्प्रेशनिज्म है,
इम्प्रेशनिज्म है, इमेजिज्म है, या सिम्बोलिज्म है, या सरेलिज्म है। ठीक है, इनमें क्या किया था, बिकेम सम ऑफ इनोवेशन ऑफ द पोइट्री। अब ये जो पोइट्री में इनमें क्या था, इनोवेशन, एक नवीनीकरण किया ऑफ द 20th सेंचुरी में। अब इन्होंने अपनी पोइट्री का जो थीम था वो मोस्टली क्या रखा था, जो इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, क्या रहे, जिसे मान लीजिए उन्होंने रियलिज्म, क्या था, रियलिज्म हो गया, पैसिसिज्म हो गया है, पैसिसिज्म, या कह सकते हैं हमारा पैसिज्म मिस्टिसिज्म है, या मिस्टिसिज्म कह सकते हैं, मिस्टिसिज्म, ठीक है, मिस्टिसिज्म, हाँ, या फिर लव एंड रोमांस, ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया है 20th सेंचुरी के पोइट्स ने। ओके, नेक्स्ट है द ब्लम्सबरी ग्रुप। ठीक है, क्या है, ब्लम्सबरी ग्रुप है, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट वाज ए स्मॉल इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ आर्टिस्ट। ये देखिए छोटा सा एक ग्रुप था, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप, एक संगठन था जो किसका था, आर्टिस्ट, जिसमें क्या थे, आर्टिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, एंड इंटेलेक्चुअल्स थे, who lived and worked in Bloomsbury area of central London। और ये लोग कहाँ, एक लंदन में एक प्लेस था ब्लम्सबरी एरिया, जो क्षेत्र था उस प्लेस पे रहा करते थे। ठीक है, और वहाँ पर रहकर कार्य करते थे। अराउंड 1910, लगभग 1910 की बात है। द नेक्स्ट पॉइंट, द लीडर ऑफ द ब्लम्सबरी ग्रुप वाज वर्जीनिया वुल्फ। इस ग्रुप की जो लीडर थी वो कौन थी, वर्जीनिया वुल्फ थी। अदर में अगर हम बात करते हैं तो E.M. फॉस्टर भी इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे वर एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये लोग थे, ये ग्रुप था, ब्लम्सबरी का ग्रुप जो था पूरा का पूरा, ये तो या तो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बिलोंग करते थे। ठीक है, फॉर द मैन, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो थी वहाँ पर मेंस, वहाँ से कौन निकल के आया था, मेंस, जो पुरुष वर्ग था। किंग्स कॉलेज जो लंदन में था, वहाँ से क्या, वुमेन्स बिलोंग करती थी। जो कैम्ब्रिज से पुरुष और किंग्स कॉलेज से महिलाएं, जो इस ग्रुप में मतलब बिलोंग करती थी। एंड दे लिव्ड, वर्कड और स्टडीड नियर ब्लम्सबरी लंदन। और यहाँ जिस तरीके से बता चुका हूँ, ब्लम्सबरी जो लंदन एक प्लेस है, ब्लम्सबरी, वहाँ पर रहकर इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे और अपना वर्क करते थे, पढ़ाई करते थे और लेखन कार्य भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बीट राइटर्स। ये जो ग्रुप है ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, बीट राइटर्स, फर्स्ट पॉइंट, इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पोइट्स एंड नॉवलिस्ट। देखिए ये जो ग्रुप होता है वो किसको रिफर्स करता है, ये इस ग्रुप में पोइट्स और नॉवलिस्ट ये दोनों हुआ करते थे। राइटिंग फ्रॉम 1945 टू 1955, ये इसके समय लगभग 1945 से 1955 तक ये लिखा गया था। मतलब कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में ये लिखा गया, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में ये बीट राइटर्स लिखा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे शेयर्ड अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स। मतलब उन्होंने, जो बीट राइटर्स जो थे, इन्होंने एक साझा किया, एक सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स। क्या किया, एक समूह सोशल एटीट्यूड, सामाजिक जो समूह है उसको साझा किया आप दूसरे में। क्या साझा किया, समझ सकते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिक्स, एंटी इंटेलेक्चुअल, अपोज टू द प्रिवेलिंग कल्चर, लिटरेरी एंड मोरल वैल्यूज़। तो कह सकते हैं कि इन जो बीट राइटर्स ने जो प्रचलित, जो उस समय की जो संस्कृति, जो कल्चर था या साहित्य था, साहित्यिक और जो नैतिक मूल्यों के विरोध में इन्होंने क्या किया था, उनका विरोध किया। और उनके विरोध में इन लोगों ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल एंड एंटी इंटेलेक्चुअल जो समूह को साझा किया, उस पर काम करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
द बीट राइटर्स परफॉर्म्ड इन द कॉफ़ी हाउस। जो ये बीट राइटर्स जो थे, इनकी जो परफॉर्म थे, ये कहाँ का परफॉर्म करते थे? कॉफ़ी हाउसेज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, या कोई अन्य पब्लिक प्लेस हो सकता था, ठीक है। टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ड्रम्स आर जैज, मतलब ढोल वोल पीट पाट कर और जैज, ठीक है, इस तरीके के अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये अपना परफॉर्मेंस करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे इन फेवर ऑफ अनफेटर्ड सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। कह सकते हैं कि जो बीट राइटर्स थे, ठीक है, ये मुक्त आत्म, जो मुक्त कह सकते हैं फ्री हैं, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, मुक्त साक्षात, जो साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, मुक्त आत्म साक्षात्कार या मुक्त आत्म जो कह सकते हैं अभिव्यक्ति के पक्ष में थे। फेवर किसके, मतलब कह सकते हैं कि मुक्त सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन के पक्ष में ये काम किया करते थे, लिखते थे, ठीक है। ऑन द रोड, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तौर पे कह सकते हैं, ऑन द रोड है 1958 में लिखा गया, वाई जैक कैरोक के द्वारा लिखा गया वर्क है, एंड एलन गिन्सबर्ग ने भी बीट राइटर्स के रूप में काउंट किए जाते हैं इनको भी, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉस्ट जनरेशन। द लॉस्ट जनरेशन, ठीक है, क्या फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है इट वॉज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड गेर्ट्रूड स्टेन। देखिए ये क्या होता है कि गेर्ट्रूड स्टेन कह सकते हैं द लॉस्ट जनरेशन का जो ग्रुप था, ये इसकी जो शुरुआत होती है ट्रेडिशनली, जो इसकी शुरुआत होती है इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये गेर्ट्रूड स्टेन के थ्रू होती है, ठीक है। पारंपरिक तौर पर इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ जो होता है किसके? गेर्ट्रूड स्टेन के हाथों से होता है। एंड वॉज द पॉपुलराइज्ड, लेकिन इसको जो पॉपुलराइज किया गया, पॉपुलराइज्ड इसकी जो इसको ज़्यादा फेम मिली है, वो कब मिली है? अर्नेस्ट हेमिंगवे के हाथों से, अर्नेस्ट हेमिंगवे के हाथों से मिली है, जिसमें इन्होंने इन द एपिग्राफ ऑफ हिज नॉवेल, अपने नॉवेल में द सन ऑल्सो राइजेज वर्क है, एंड हिज मेमोयर है अ मूवेबल फीस्ट, ठीक है, द लॉस्ट जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ अमेरिकन लिटरेरी नोटेबल हु, अमेरिकन लिटरेरी नोटेबल्स हु लिव्ड इन पेरिस एंड, हु लिव्ड इन कहाँ रहते थे? पेरिस में, एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। देखिए क्या होता है कि ये जो ग्रुप होता था द लॉस्ट जनरेशन का ग्रुप, ये किसको रिफ़र करता है? कि अमेरिकन जो राइटर्स हैं उनको, साहित्यिक जो साहित्य से संबंध रखते हैं उनको रिफ़र करता है, जो पेरिस में रहते थे, जो मेंबर्स जो थे, जो ग्रुप के लोग थे, वो पेरिस में रहते थे या फिर यूरोप के किसी अन्य भाग में रहते थे। और ये उस समय की बात है, फ्रॉम द पीरियड एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम समय की बात है। उस समय ये लॉस्ट जनरेशन के जो ग्रुप के लोग लिखा करते थे, मतलब ये हुआ मीन्स 1920 के समथिंग, अराउंड 1920 में ये लिखा करते थे। इसमें क्या है? नोटेबल ऑथर्स वर, इसमें नोटेबल ऑथर्स जो मुख्य जो ऑथर्स थे द लॉस्ट जनरेशन में, ठीक है, तो क्या थे? एफ.एस. फिtzgerald, अर्नेस्ट हेमिंगवे, इज़रा पाउंड एंड वाल्डो पायर्स, ये इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। नेक्स्ट, सैटेनिक स्कूल। सैटेनिक स्कूल, जिस तरीके से हम समझ सकते हैं सैटेनिक स्कूल के बारे में, तो ये जो टर्म जो था साउथ द्वारा दिया गया था, तो हम देख लेते हैं पॉइंट में। एक ही पॉइंट है, डेरोगेटरी टर्म। देखिए डेरोगेटरी टर्म को समझिए पहले बात, है ना। देखिए डेरोगेटरी जो टर्म होता है, एक ऐसा टर्म जो कॉइन किया गया था उस समय, जब मतलब कोई लेखन या कोई लेख लिखा करता था तो उसमें कुछ ऐसे अपमानजनक शब्दों का यूज़ किया जाता है। डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक, ऐसा टर्म जो था जिसमें क्या होता है, किसी की आलोचना खुले शब्दों में, अपशब्दों में आलोचना की जाती थी। और
ऐसे टर्म का जो यूज़ किया था सबसे पहले वो साउथर्न ने किया था। ठीक है। अब जिन हम किसी के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम इंडियन राइटर की बात करें तो सलमान रश्दी को पढ़ा होगा, तो सलमान रश्दी जो होते हैं, सलमान रश्दी इसी जो था सैटेनिक जो वर्सेस का यूज़ किया अपने वर्क में था, जिसमें उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई भी हुई, उसका विरोध भी हुआ, है ना। लेकिन इंडिया में आज मतलब इंडिया में इस पर बैन भी है, इस तरह के जो वर्सेस लिखने में सलमान रश्दी ने जिस तरीके से यूज़ किया था, जैसे मान लीजिए उन्होंने बाइबल पर यूज़ किया था मोहम्मद साहब पर, ठीक है, तो उस पर उनका विरोध किया गया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि शैतानी जो कविताएं जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी अपमानजनक शब्दों का यूज़ किया जाता है, ऐसे होते हैं जो सैटेनिक वर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्सेस जो थे साउथे ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, और किसको रिफ़र किया था, इन्होंने वायरन को, मूर को और सैली एंड हंट एंड अदर्स, ऐसे लोगों को रेफर्स किया। ठीक है, ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी। कब? अर्ली 19th सेंचुरी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा कॉलरिज स्कूल। कौन सा? कॉलरिज स्कूल। इसमें देखिए अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक, मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप जो था अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी का एक ग्रुप है जो क्रिटिक्स, किसका? क्रिटिक्स का है ग्रुप। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलरिज स्कूल किससे संबंध रखता है? क्रिटिक्स से, जो अर्ली 20th सेंचुरी का एक ग्रुप होता है। नेक्स्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट टर्म है जो हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, देखते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट्स थॉट्स एंड फीलिंग्स विच फ्लो थ्रू द माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, मतलब ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी विधा होती है, एक ऐसा टर्म है, ठीक है, जो चेतना का, कह सकते हैं कि चेतना का एक तरीका है, एक फार्मूला है, जो क्या करता है कि जो राइटर होता है, लेखक, मन से, जो उसके मन में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो गुजरने वाली जो बहुत से विभिन्न विचार, मतलब थॉट्स हैं, विचार थॉट्स हैं, या जो उसकी फीलिंग्स, भावनाएं हैं, को चित्रित किया जाता है या चित्रित करने का प्रयास किया जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू। समझ रहे? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट्स थॉट्स एंड फीलिंग। ये जो होता है, ये हमारे जो एक लेखक होता है, लेखक क्या करता है कि मन की जो इसकी चेतना होती है को, लेखक के जो गुजरने वाली जो विभिन्न तरीके के जो विचार होते हैं और जो उसकी भावनाएं होती हैं, उनको चित्रित करने का प्रयास करता है। क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर इज अ अनएंडिंग एंड अनइवन फ्लो ऑफ द माइंड। ये जो होता है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है मन का एक बिल्कुल अनएंडिंग एंड अनइवन, ठीक है, प्रवाह है। मस्तिष्क का एक अनएंडिंग एंड अनइवन फ्लो ऑफ द माइंड, प्रवाह है, एक अंतहीन और एक असमान। नेक्स्ट पॉइंट, विलियम जेम्स इज द फर्स्ट यूज दिस टेक्निक्स। अब विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने फर्स्ट, सबसे पहले विलियम जेम्स ने इस टेक्निक का यूज़ किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर्स में क्या था? वर्जीनिया वुल्फ, जिनका एक वर्क है मिसेस डेलोवी, डोरोथी रिचर्डसन का पिलग्रिमेज, एंड हेनरी जेम्स, दे आर बेस्ट राइटर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या होता है? ये कन्फेशनल पोएट्री, ये रिफर्स क्या करती है? ये रिफर्स करती है दैट ऑफन, मतलब ब्रूटली जो होता है, एक बहुत ही क्रूरता से, निर्दयता से एक्सपोज करती है उसको, मतलब उसको समक्ष रखती है, उसको सामने लाती है। क्या? पार्ट ऑफ एस्थेटिक ऑफ द ब्यूटी एंड पावर ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी। जो ह्यूमन, देखिए क्या होता है कि मानव जो होता है, मानव के अंदर कुछ ऐसी मानवीय जो कमजोरियां होती हैं, है ना, उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इस कन्फेशनल पोइट्री का प्रयोग करते हैं, जिसको अब अपनी सच्चाई को व्यक्त करने के लिए भाई बहुत ही बड़ा हृदय होना चाहिए,
हर कोई अपनी सच्चाई, अपने जीवन से रिलेटेड जो मानवीय जो कमजोरियां हैं, है ना, जो हम लोगों के अंदर, कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई कमजोरी होती है, कैसे भी हो सकती है, उसको व्यक्त करने के लिए आसान नहीं होता है। उसको व्यक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ही आपको सोचना पड़ता है। तो उन्हीं विचारों को, उन्हीं जो सच्चाइयाँ हैं, जो असत्य है आपके जीवन से रिलेटेड, जो कमजोरियाँ हैं आपके जीवन में, और उनको सौंदर्यपूर्वक कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। कैसा? बड़ी क्रूरता के साथ। भाई अपनी सच्चाई जब प्रस्तुत करोगे तो क्रूरता, और वो भी कमजोरियों को, है ना, काफ़ी क्रूरता के साथ जब उसको प्रस्तुत करोगे तो वो कन्फेशनल पोइट्री कहलाती है। ठीक है। नोटेबल जो वर्क्स, जो ऑथर्स हैं, उसमें सिल्विया प्लाथ महत्वपूर्ण है, एलिसिया ऑस्ट्रिकर एंड रॉबर्ट लॉवेल। जिस तरीके से इंडियन पोइटेस हैं, जानते होंगे, कमला दास भी कन्फेशनल पोइट्री लिखी। नेक्स्ट, रोमांटिक पोइट्स। ये ग्रुप, लिटरेरी ग्रुप है रोमांटिक पोइट्स। The early part of the 19th century, 19th century का जो शुरुआती समय was dominated by the romantic poets। किसका? रोमांटिक पोइट्स का दबदबा रहा 19th सेंचुरी के जो शुरुआती समय में किसका दबदबा बना रहा? रोमांटिक पोइट्स का। ठीक है। तो उसमें दीज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 जनरेशन, और हम इन जो रोमांटिक पोइट्स थे, इनकी जो जनरेशन है, 2 जनरेशन के रूप में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो एक तरफ है ओल्ड जनरेशन, मतलब ओल्ड पोइट्स, एक तरफ यंगर पोइट्स। तो सबसे पहले क्या है? ओल्डर पोइट्स, या कह सकते हैं ओल्ड जनरेशन। ठीक है। इसमें क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउथे, वाल्टर स्कॉट, ये महत्वपूर्ण थे, इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ओल्डर पोइट्स में। यंगर जो पोइट्स थे उसमें कौन कौन आते हैं? पी.बी. शैली हैं, जॉन कीट्स हैं एंड बैरन। ये यंगर पोइट्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या था कि ये रोमांटिक पोइट्स जो थे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो लिटरेरी टर्म का जो लिटरेरी ग्रुप्स थे उनको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है।